जय हिंद दोस्तों। आइए आज एक नई शुरुआत आपकी जो है सो इंतज़ार ख़त्म हुआ और पीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वॉल्यूम 3 जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है उसको हमने जो है सो ले आया है। और ये आपके लिए जो सो वॉल्यूम 3 जो है सो प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आशा करेंगे कि आप लोगों को इस बुक को पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो है सो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है इसी के लिए जो है सो हमने इस बुक को जो है सो मंगाया है। तो आपको अगर अच्छा हमारे प्रयास लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदार पड़ोसी के साथ शेयर करें ताकि ये पता चले कि आप भी जो है सो मेहनत में शामिल हैं। देखिए दोस्तों, ये बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का है। जो करंट अफेयर्स लेटेस्ट जो है वही इसी की जो सो टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन जो है सो इसमें दे रखा है और इसमें 15 सेट कुल मिला के दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 सेट कुल मिला के दिया हुआ है। तो दोस्तों इस 15 सेट को आप लगाना ना भूलें। इस 15 सेट में जो है सो आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। और देखिए इसी में जो है सो ये पाठ्यक्रम सिलेबस दिया हुआ है जिसमें कि विषय दिया हुआ है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। और प्रश्नों की कुल संख्या 150, कुल अंक हो गया 600। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। और परीक्षा की अवधि जो है दे रखी है 2 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पद का नाम दिया है सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अंकेक्षक। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा धमाका है। 15 सेट का है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। और ये जो है सो आप इस बुक को खरीद के भी जो है सो पढ़ सकते हैं। 150 रुपया फिक्स प्राइस है। और ये द प्लेटफॉर्म का जो सो वॉल्यूम 3 है। तो दोस्तों देख लिया आपने रुक्मणी पब्लिकेशन का ये। आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज का जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी जो है सो लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग जो है सो इन सारे सेट को प्रैक्टिस करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके, लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये कंटेंट दे रखा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और मॉडल प्रैक्टिस सीट्स दिया हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। अभी एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। टेस्ट सीरीज 1 है, टेस्ट सीरीज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा करके नहीं है, बस 15 तक है। और आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा जो है सो निकलने वाले। तो ये 15 तक ही दिया हुआ है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। 15 प्रैक्टिस सीट अगर आपने लगा लिया तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। 2 प्रैक्टिस सीट लगाइए एडोटेरिया के, इसके 15 और एडोटेरिया के 15, तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। 12-15 उसके, इसके 15। देखिए दोस्तों, आइए हम लोग समय को बिना देरी किए हुए हम लोग इसके कंप्लीट करते हैं इसको। तो दोस्तों आज ये फर्स्ट सेट है, इसीलिए हमने इंट्रो भी दे रखा है। तो देखिए बीएसएससी सीजीएलआई पीटी एग्ज़ाम जो है सो 2022 का ये है। सेट नंबर 1 है और प्लेटफॉर्म का है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। फिर से पढ़ते दोस्तों, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। ए में है कैप्टन ली ग्रांट, बी में है कैप्टन डनवर, सी में है मिलमैन, डी में है लुगार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है कैप्टन डनवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक जो है कैप्टन डनवर था।
आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका। क्या देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। ए में है मधेपुरा, बी में है सहरसा, सी में है सिवान और डी में है सारण। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों सहरसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सहरसा है दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? ए में है हाजीपुर मुसरी घरारी, बी में है छपरा गोपालगंज, सी में है पटना डोभी और डी में है दरभंगा जयनगर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का दोस्तों? 3 का आंसर है हाजीपुर मुसरी घरारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यह एक गर्म जलधारा है। क्या है? माफ़ कीजिएगा, यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा है, इसको जो है सो हमें देखना है क्या है। तो क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यह एक गर्म धारा है। तो ए में है ओयासियो, बी में है हमबोल्ट, सी में है केनारी और डी में है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? फोर्थ का आंसर है गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म धारा है। क्या है? गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? क्या है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ए में है चंपारण, बी में है पटना, सी में है भागलपुर और डी में है शाहाबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5वां का? तो 5th का आंसर है दोस्तों पटना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रभावती देवी जैसो पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6th नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? देखिएगा, बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है? क्या है? बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है? ए में है नागी पक्षी विहार जमुई, बी में है गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, सी में है कांवर पक्षी विहार छपरा और डी में है कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। तो आंसर बताइएगा दोस्तों 6th का आंसर क्या है? तो 6th का आंसर है कांवर पक्षी विहार छपरा। दोस्तों यही जो है सो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी पक्षी विहार सुमेलित है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस प्रकार है। क्या दोस्तों? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को देश अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ए में है फैजपुर, बी में है कलकत्ता, सी में है बॉम्बे और डी में है त्रिपुरी। तो आंसर बताइएगा दोस्तों 7th का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7th का आंसर है बॉम्बे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस प्रकार है। आइए दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, और लास्ट तक जो है सो बने रहिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत सारा। देखिए 8 का क्या है? लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? ए में है मध्य प्रदेश सरकार, बी में है उत्तर प्रदेश सरकार, सी में है भारतीय ज्ञानपीठ और डी में है राजस्थान सरकार। तो 8वां का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 8th का आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो लता मंगेशकर सम्मान जो है सो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस प्रकार है। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। ए में है व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, बी में है संवैधानिक सरकार, सी में है विधि का शासन और डी में है उपरोक्त में से सभी। तो 9th का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 9th का आंसर है उपरोक्त में से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, यानी कि
लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव भी हो, संवैधानिक सरकार भी हो और विधि का शासन भी हो। तो उपरोक्त में से सभी तीनों हो जाएंगे। डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। ए में है 1965 से 68, बी में है 1966 से 69, सी में है 1967 से 70 और डी में है 1978 से 80। तो आइए दोस्तों 10वां का आंसर बताइएगा। 10th का आंसर है 1966 से 69, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों योजना अवकाश जो है की अवधि है 1966 से 69 थी। 1966 से 1969 के बीच जो है सो योजना अवकाश जो है सो हुआ था, जो कि पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसका योजना अवकाश कौन सा है? 1966 से 1969 तक। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11th क्वेश्चन नंबर, जो कि इस प्रकार है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए में है द्वितीयक क्षेत्रक, बी में है प्राथमिक क्षेत्रक, सी में है तृतीयक क्षेत्रक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 11 का आंसर है द्वितीयक क्षेत्रक। क्या है दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्रक, यानी कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस प्रकार है। 12वां क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? क्या है? ए में है पंचायत समिति, बी में है जिला परिषद, सी में है ग्राम सभा। तो देखिएगा दोस्तों, ए में दिया है एक माने बढ़ते क्रम में बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि सबसे पहला जो दे रखा है ए पॉइंट में, उसमें दे रखा है 1 जो है सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 3 है, यानी कि ग्राम सभा। फिर 2 है बड़ा, उससे छोटा 2 है, यानी कि जिला परिषद। फिर उसके बाद है 1 में है पंचायत समिति। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम, हमें शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर देखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो 12 का आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं क्या है, सबसे जो है सो छोटा है ग्राम सभा, ठीक है। फिर उसके बाद है पंचायत समिति और लास्ट में क्या, सबसे बड़ा जिला परिषद है। तो दोस्तों पहला क्या हो जाए, पहला बी में क्या है? यही है 1, 2 और 3। तो यही है जो सो ऑप्शन। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आपकी हेल्प की जाए। तो आइए दोस्तों 13th क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? ए में है अनुच्छेद 5, बी में है अनुच्छेद 1, सी में है अनुच्छेद 15 और डी में है अनुच्छेद 20। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। 13 का आंसर है अनुच्छेद 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 15, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस प्रकार है। क्या है? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्प्लिट, जिसे सूरत विभाजन स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? ए में है 1904, बी में है 1907, सी में है 1910 और डी में है 1919। तो इसका तो आंसर बहुत लोग जानते होंगे। तो 14th का आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर है 1907, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो है सो हुआ था, जिसको कि सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ए में है नरेंद्र देव से, बी में है अच्युत पटवर्धन से, सी में है जयप्रकाश नारायण से
और डी में है जवाहरलाल नेहरू से। तो 15 का आंसर क्या है दोस्तों? 15 का आंसर है जवाहरलाल नेहरू से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 16 माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस प्रकार है। दोस्तों क्या है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? ए में है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बी में है परमाणु पनडुब्बी, सी में है स्वदेशी विमान वाहक पोत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर है दोस्तों, 16 का आंसर है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस जो है एक क्या है? लाइट कॉम्बैट प्रोजेक्ट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहलाते हैं। ए में है उच्चावच, बी में है राजनीतिक और सी में है विषय पूरक और डी में है प्रतीकात्मक। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। 17 का आंसर क्या है? तो 17 का आंसर है दोस्तों विषय पूरक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को जो है सो विषय पूरक मानचित्र कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 18वां नंबर ये है क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? क्या है? नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की? ए में है उन्नत खेती, बी में है जीवा, सी में है जैविक खेती और डी में है सफल खेत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का आंसर है जीवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है सो जीवा। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है? सर क्रीक मुद्दा भारत और देश के बीच का एक मुद्दा है। आइए ए में है चीन, बी में है पाकिस्तान, सी में है अफगानिस्तान और डी में है जापान। तो आंसर बताइएगा। तो 19 का आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर है कि सर क्रीक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्या है? मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? ए में है श्रीलंका, बी में है बांग्लादेश, सी में है पाकिस्तान और डी में है मालदीव। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। 20 का आंसर क्या है? तो 20 का आंसर है दोस्तों श्रीलंका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर है जैसे मन्नार की खाड़ी भारत को अपने श्रीलंका पड़ोसी देश से अलग करती है। तो ऑप्शन ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? ए में है फसलों की बुआई से पहले, बी में है फसलों की बुआई के बाद, सी में है फसलों की कटाई के बाद और डी में है हमेशा जनवरी माह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का आंसर है फसलों की बुआई से पहले, यानी कि सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा फसलों की बुआई से पहले जो है सो करती है। तो ऑप्शन ए जो है सो हमारा जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ये है। क्या है? कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्या है? कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए में है प्राथमिक क्षेत्रक, बी में है द्वितीयक क्षेत्रक, सी में है तृतीयक क्षेत्रक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक,
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो कपास की खेती जो सो प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आंसर ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस प्रकार की सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। ए में है लोकतांत्रिक, बी में है राजतांत्रिक और सी में है कुलीन तांत्रिक और डी में है एकतांत्रिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का आंसर है लोकतांत्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो जैसे लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार पर लोगों को बताना होता है। तो हमारा ये जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल में के वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ शेयर किए नहीं हैं तो शेयर कर दें प्लीज़, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है सो 24, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों 24 क्वेश्चन नंबर है, आइए पढ़ते हैं कैसे। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? ए में है फॉर्म 6, बी में है फॉर्म 8, सी में है फॉर्म 7 और डी में है फॉर्म 6B। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर है दोस्तों डी नंबर, जो कि फॉर्म 6B है। तो आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए जो है सो फॉर्म 6B नंबर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस प्रकार है। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? ए में है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बी में है एल्बर्ट बिल, सी में है आर्म्स एक्ट और डी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आंसर बताइएगा। तो 25 का आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अंग्रेजों द्वारा जो सो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस प्रकार है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? ए में है नेपाल, बी में है भूटान, सी में है बांग्लादेश और डी में है म्यांमार। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 26 का आंसर है बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो भारत का जो है सो बांग्लादेश पड़ोसी देश जो है सो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। ईरान की मुद्रा क्या है? ए में है रॉनबी, बी में है रूबल, सी में है दिनार और डी में है रियाल। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का आंसर है रियाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? ए में है जल चक्र, बी में है भौमजल स्तर, सी में है भूजल और डी में है जलभर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का आंसर है भूजल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल जो है भूजल कहलाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इस प्रकार है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ए में है त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, बी में है बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, सी में है रामानाथा स्वामी मंदिर रामेश्वरम और डी में है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हमको लगता है कि आप में से सभी जो है इस क्वेश्चन को जानते होंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों डी सूर्य मंदिर कोणार्क। दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क को जो है सो ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर जो है सो उड़ीसा में है। दोस्तों इसको किसने बनाया था ये आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित
सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? ए में है अक्षांश, बी में है देशांतर, सी में है अक्ष और डी में है याम्योत्तर। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 30 का आंसर है अक्षांश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को जो है अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि इस प्रकार है। 31वां क्वेश्चन नंबर है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी में है गयासुद्दीन बलबन और डी में है जलालुद्दीन खिलजी। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 31 का आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा 31 का, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यानी कि रजिया सुल्तान जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो है सो पुत्री थी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? ए में है अटल बिहारी वाजपेयी, बी में है LK आडवाणी, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है मनमोहन सिंह। तो आंसर बताइएगा दोस्तों, आंसर क्या है? तो आंसर है 32 का आंसर क्या है दोस्तों? तो 32 का आंसर है LK आडवाणी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों LK आडवाणी अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने ही माई कंट्री माई लाइफ के जो पुस्तक को लिखा है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। क्या है? 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में है बिपिन चंद्र पाल और डी में है रास बिहारी बोस। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का आंसर है दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे, जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस प्रकार है। 34वां क्वेश्चन नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? ए में है 2022, बी में है 2025, सी में है 2027 और डी में है 2023। तो आंसर क्या है दोस्तों? 34 का आंसर है 2023, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर जो है डी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 में जो है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? ए में है चंबल, बी में है बेतवा, सी में है केन और डी में है नर्मदा। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। 35 का आंसर है चंबल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी से मिलती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? देखिए, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? फिर से पढ़ते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ए में है निखत जरीन, बी में है लवलीना बोरगोहेन, सी में है मैरी कॉम और डी में है पूजा रानी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का आंसर है निखत जरीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो निखत जरीन जो है ये भारतीय महिला मुक्केबाज है, जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम बुक्स में अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। देखिए दोस्तों, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? ए में है ग्राम सभा, बी में है ग्राम पंचायत, सी में है ग्राम कचहरी और डी में है पंचायत समिति। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 का आंसर है ग्राम कचहरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
तो आइए दोस्तों ये 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ए में है संगीतकार और बी में है वाद्य यंत्र। देखिए दोस्तों, ए में है पन्नालाल घोष, बी में है पालधार रघु और सी में है लतीफ़ खान और डी में है LS बालाचंदन। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कूट दे रखा है तो इसका आंसर है, देखिए ए का जो है सो पन्नालाल घोष जो है इनका क्या हो जाएगा, तो ये जो है सो बांसुरी के लिए जो है सो फेमस है। और देखिए दोस्तों बी का है पालधार रघु, तो ये जो है सो मृदंग के लिए जो है सो फेमस है। और सी का लतीफ़ खान जो है ये जो है दोस्तों ये तबला के लिए जो सो फेमस है। और एस बालाचंदन जो है वो जो है दोस्तों ये जो सो वीणा के लिए फेमस है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका जो है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1 का 4, 2 का 3, सी का 2 और डी का 1, तो ये हो जाएगा 4, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ जो इसका कोड सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है म्यांमार कब आज़ाद हुआ। क्या है दोस्तों, म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो इसका आंसर देखिएगा दोस्तों, ए में है 17 जून 1944, बी में है 4 जनवरी 1948, सी में है 17 अगस्त 1945 और डी में है 17 अप्रैल 1946। तो 39 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 39 का आंसर है 4 जनवरी 1948। क्या है, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या है दोस्तों, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ए में है राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है। बी में है यह उसी वृद्धजन को देय है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। यहाँ दोस्तों आयु होगा, राज्य के सभी आयु वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है। बी में है यह उसी वृद्धजन को देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। सी में है इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को ₹400 मासिक पेंशन दिया जाता है। और डी में है इनमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा गलत है, 40 का आंसर बताइएगा। तो 40 का आंसर है दोस्तों सी नंबर। देखिए दोस्तों इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को ₹400 मासिक पेंशन दिया जाता है, यही जो है सो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, शेरशाह के पिता हसन खान देश के जागीरदार थे। ए में है मुंगेर, बी में है सासाराम, सी में है वैशाली और डी में है राजनगर। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। तो आंसर 41 का आंसर है सासाराम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो शेरशाह के पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। आइए नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। ए में है सियालदह, बी में है नई दिल्ली, सी में हावड़ा और डी में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो 42 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 42 का आंसर है हावड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों भारत के हावड़ा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या जो है सो सबसे अधिक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी। ए में है आलम आरा, बी में है आग, सी में है राजा हरिश्चंद्र और डी में है बंदिनी। तो 43 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 43 का आंसर है राजा हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। तो ए में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी में है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, सी में है केइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान और डी में है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो 44 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 44 का 44 का आंसर है
केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों जो है सो मणिपुर में स्थित जो है वो केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम तक आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अच्छे कंटेंट में वीडियो हर टॉपिक के पहुंचाएंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ए में है कोच्चि, बी में है पणजी, सी में है कंडाला और डी में है हैदराबाद। तो आंसर 45 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 45 का आंसर है हैदराबाद, जो कि ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा? ए में है भूपेन हजारिका पुल, बी में है बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु, सी में है नेहरू सेतु और डी में है विक्रमशिला सेतु। तो 46 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 46 का आंसर है भूपेन हजारिका पुल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका पुल है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि इस प्रकार है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, ए में है गंगा, बी में है सोन, सी में नर्मदा और डी में है यमुना। तो आंसर 47 का बताइएगा दोस्तों। 47 का आंसर है नर्मदा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है जिसे जो है सो भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, क्या है? नर्मदा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ए में है श्याम प्रसाद मुखर्जी, बी में है वल्लभ भाई पटेल, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 48 का आंसर बताइएगा। 48 का आंसर है सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। वर्ष की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वर्ष कौन सी थी उसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 49 क्वेश्चन नंबर। भारत में प्रथम आम चुनाव देश में आयोजित किए गए थे? क्या भारत में प्रथम आम चुनाव देश में आयोजित किए गए थे? ए में है 1950, बी में है 1952, सी में है 1948 और डी में है 1955। तो आंसर क्या है दोस्तों? 49 का 49 का आंसर है 1952, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर लाइक हमारे चैनल को नहीं किए हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे। दोस्तों परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दे इसको, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 49 के बाद। आइए दोस्तों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? ए में है कोलकाता, बी में है चेन्नई, सी में है मुंबई और डी में है इंदौर। तो इसका आंसर तो बहुत लोग जानते होंगे दोस्तों। इसका आंसर है 15 का आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है कोलकाता। ये बहुत लोग जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जैसे कोलकाता में पाए जाते हैं, मतलब कोलकाता में है। आइए इस जो है सो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या है? कोलकाता की अभी सीएम जो है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज नामक फाइलम से संबंधित है? आइए दोस्तों फिर से पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है? ए में है केचुआ अर्थवर्म, बी में है 2 में है फीता कृमि टेपवर्म, 3 में है एस्कारोसिस और फोर्थ में है प्लेनेरिया और फिफ्थ में है जोंक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन से दो हैं? तो 51 का आंसर है 2 और 4, यानी कि बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 और 4 मतलब फीता कृमि टेपवर्म और जो है प्लेनेरिया, ये जो दो जो है जीव है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि इस प्रकार है, क्या है?
चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। क्या है दोस्तों, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। ए में है पृथक्कारी कीप का प्रयोग और फिर जलीय मिश्रण का निस्पंदन। बी में है आसवन और फिर पृथक्कारी कीप का प्रयोग। सी में है ऊर्ध्वपातन और फिर जलीय मिश्रण का आसवन। डी में है निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। तो आंसर बताइएगा दोस्तों, 52 का आंसर क्या है। तो 52 का आंसर है डी, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जो कि इस प्रकार है। क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई डैश है। ए में है नेफ्रॉन, बी में है सार्कोमियर, सी में है स्नायु न्यूरॉन और डी में है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो 53 का आंसर क्या है दोस्तों, 53 का आंसर है 53 का जो है सो स्नायु यानी कि न्यूरॉन। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन यानी कि स्नायु है। तो ऑप्शन सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चालन में माध्यम के कण डैश यानी कि ए में केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। बी में है पूर्ण रूप से विराम पर होते हैं। सी में है कंपन के साथ साथ विस्थापित भी होते हैं और डी में है एक सिरे से दूसरे सिरे में विस्थापित होते हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालन में जो है सो माध्यम के कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, यानी कि 54 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 का आंसर जो है वो ए है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, जो किस प्रकार है। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती है। तो ए में है 15 mm, बी 15 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, फिर बी में है 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, सी में है 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और डी में है 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर। तो आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 55 का आंसर है दोस्तों 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, यानी कि पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितना होती है, 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर होती है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जो कि इस प्रकार है। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं। ए में है विखंडन, बी में है बहुखंडन, सी में है द्विविखंडन और डी में है मुकुलन। तो आंसर बताइएगा दोस्तों, 56 का आंसर जो कि द्विविखंडन जो है होगा, सी नंबर। तो एक कोशिकाओं की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को द्विविखंडन कहते हैं। आइए दोस्तों, ये जो है सो अमीबा में होता है द्विविखंडन विधि से। आइए नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक किलोग्राम में क्या है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। ए में है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, बी में है 9.102 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, सी में है 6.023 इंटू 10⁻23 किलोग्राम और डी में है 6.6626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम। तो आंसर बताइएगा दोस्तों, आंसर क्या है 57 का आंसर है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जो कि इस प्रकार है। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत डैश पर रखा जाना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत डैश पर रखा जाना चाहिए। ए में है वस्तु पर, बी में है वस्तु के बहुत निकट, सी में है वस्तु से बहुत दूर और डी में है वस्तु के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है तो 58 का आंसर है दोस्तों
वस्तु के बहुत निकट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु के बहुत निकट। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जो कि इस प्रकार है। क्या है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। ए में है किया गया कार्य उस चाल पर निर्भर करता है जिससे वह पथ तय करता है। बी में है किया गया कार्य उसके द्वारा किए गए पथ पर निर्भर करता है। सी में है वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और डी में है गुरुत्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर है वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो है, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। ए में है कांच के गिलास का टूटना। बी में है प्रकाश संश्लेषण। सी में है जल में लवण का विघटन। और डी में है बर्फ का पिघलना। तो दोस्तों 60 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 60 का आंसर है प्रकाश संश्लेषण, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है, और आप अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ जो है सो शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है सो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है सो आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने में क्या है कि आपको जो है सो हमारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही को पहचानिए। ए में है एनोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। बी में है कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। सी में है कैथोड किरणों में द्रव्यमान नहीं होता है। और डी में है कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में नहीं मुड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 का आंसर है बी नंबर, यानी कि कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जो कि इस प्रकार है। 62वां क्वेश्चन ये रहा। अम्ल यानी कि एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। ए में है अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं। बी में है अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। सी में है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और डी में है अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो बहुत ही आसान है और ये बहुत लोग जानते होंगे, बहुत फेमस भी क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 62 का आंसर है अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। दोस्तों ये गलत कथन है। अम्ल जो है वो जो है सो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदलता है, न कि लाल लिटमस को नीले में बदलता है। देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है अनिल, ठीक है, इसका ये ट्रिक है दोस्तों। अम्ल जो है अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदलता है। तो ये देखिए यहाँ ऑपोजिट दिया है, विपरीत दिया है, तो अतः ये गलत है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि इस प्रकार है। क्या है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं। फिर से पढ़ते दोस्तों एक बार। देखिए दोस्तों क्या है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं। ए में है विटामिन, बी में है लिपिड, सी में है कार्बोहाइड्रेट और डी में है प्रोटीन। तो आंसर 63 का बताइएगा दोस्तों। तो 63 का आंसर है प्रोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं दोस्तों। तो हमारा 63 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों क्या है, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा। दोस्तों इसको जो है
हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको जो है सॉल्व करते हैं। आइए कैसे है इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। ये जो है v इजकल टू यू प्लस ए टी के फॉर्म में बनेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों v की जगह पे हमारा जो है t की जगह पे हमारा 10 सेकंड दे रखा है और जो है सो और क्या है दोस्तों और जो है सो a की जगह पे 5 दे रखा है, a की जगह पे -5 दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो है सो इसको जो है सो हम लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो आइए v जो है अंतिम में 0 हो जाएगा, u की जगह पे आप जो है सो u रहने दीजिए और a की जगह पे -5 रखेंगे और t की जगह पे जो है सो 10 रखेंगे, यानी कि a की जगह पे जो है सो 10 रखेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 0 बराबर u प्लस u माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, u माइनस 15 हो जाएगा और u बराबर जो है सो 50 हो जाएगा दोस्तों। u बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि u हमारा जो निकल के आ रहा है वो जो है सो 50 आ रहा है। 50 u जो है सो 50 निकल जा रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, सी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो है सो यानी कि इसका 64 का आंसर क्या हो जाएगा u बराबर 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। किस जंतु के पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? क्या है किस जंतु के पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? ए में है कोबरा, बी में है समुद्री सांप, सी में है घोड़ा पछाड़ और डी में है अजगर। तो 65 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 65 का आंसर है डी अजगर। तो दोस्तों अजगर जो है सो जंतु है इसका जो है सो अजगर सांप का पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन ये रहा। क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? ए में है डेंगू ज्वर, बी में है मलेरिया, सी में है हाथी पाँव और डी में है घेंघा। तो आंसर क्या है दोस्तों 66 का आंसर है घेंघा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। दोस्तों घेंघा जो है ये जो है सो बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है 67 का आंसर 67 का क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि ए में है पैलाडियम और रेडियम, बी में है निकेल और पैलाडियम, सी में है निकेल और कैडमियम और डी में है निकेल और हाइड्रोजन। तो दोस्तों 67 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 67 का आंसर है दोस्तों 67 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर है निकेल और पैलाडियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों निकेल और पैलाडियम, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकेल और पैलाडियम के तरह। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों देखिए हमने एक एक करके जो है सो सभी क्वेश्चनों को पढ़ा है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए लाइक में लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे लाइक। देखिए दोस्तों जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? ए में है जीवाणु, बी में है फफूंद, सी में है हरे पौधे और डी में है जंतु। क्या है फिर से पढ़ते हैं। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पाद के स्तर पर रखा जाता है? ए में है जीवाणु, बी में है फफूंद, सी में हरे पौधे और डी में है जंतु। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 68 का आंसर है हरे पौधे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों जैव मंडल में जो है हरे पौधे को जो है उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, जो कि इस प्रकार है। क्या है दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है? ए में है सुक्रोज, बी में है माल्टोज, सी में लैक्टोज और डी में है ग्लूकोज। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 69 का आंसर है लैक्टोज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दूध में डाइसेकेराइड लैक्टोज पाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट होता है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 70 क्वेश्चन नंबर 70 है
और ये आज का इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है सो मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों 17th क्वेश्चन नंबर है, गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता है? ए में है घरों में प्रकाश करने में, बी में है खाना पकाने वाली गैस के रूप में, बी में है उपर्युक्त दोनों, और डी में है यूरिया के निर्माण में। तो दोस्तों 70 का आंसर बताइएगा। तो 70 का आंसर है दोस्तों 70 का क्या आंसर है दोस्तों? तो 70 का आंसर है यूरिया के निर्माण में, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस का उपयोग जो है यूरिया के निर्माण में नहीं होता है। बाकी सभी में जो है सो गोबर गैस का उपयोग होता है, घरों में प्रकाश करने में, खाना पकाने वाली गैस के रूप में, इन दोनों के रूप में जो होता है। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा? सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल में अगर नए हैं, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करके हमारे जो है सो मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, तो आप तक नोटिफिकेशन जो है सो वीडियो की पहुंचेगी और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ इन वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो है सो हमारा जो है सो मोटिवेशन ऊपर तक रहे, और आप तक कोई भी वीडियो, कोई भी बुक की वीडियो हम लोग बनाने में बेहिचक बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।